हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेशन और मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन कनेक्ट हुए हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी सीजन 2022 का एग्जाम नजदीक है। तो मैंने सोचा, आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को मतलब मैं तो हमेशा गाइड करता ही आ रहा था, लेकिन मेरे साथ खुद एक एसएससी सीजीएल 2020 में जो सिलेक्ट हुए हैं वो मेरे साथ कनेक्ट है और वो काफी अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो मैं आप मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो काफी अच्छे से आपको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम सुष्मिता शर्मा है, और जो कि आप लोगों को देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जिन्हें सेंट्रल सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रैंक मिली हुई है। तो काफी अच्छी रैंक है अपने आप में। और आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं इन मतलब डायरेक्ट वे में मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और आप सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि सर स्ट्रेटजी क्या रहती है, किस तरीके से टॉपर पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ इतने पॉइंट हैं, और मैं कोशिश ये करूंगा जितने भी आपके डाउट हैं सब कुछ यहाँ पर कवर अप किया जाए। तो सबसे पहले मैं सुष्मिता जी से यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं स्टूडेंट्स। सर मैं अ, जैसा कि आपने बताया मेरी रैंक 696 एसएससी सीजीएल 2020 में। और मुझे एएसयू एंड सीएसएस की पोस्ट मिली है। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल के सिटी आसनसोल से। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मेरा 2019 में था, और कुछ रीजंस की वजह से वो 1.5 मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया। तो दिस वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट। तो बहुत बढ़िया है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके मतलब रैंक और आपके पोस्ट से ही करूंगा कि आपको जो 2020 में जो आपको पोस्ट मिली, आप उससे खुश हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। फिर मतलब एक कुछ क्वेश्चंस पे आऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको जो पोस्ट मिली उससे खुश हैं या नहीं। सर मुझे आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लेस वर्क प्रोफाइल चाहिए था जिसमें कि इजीली टाइम मैनेज कर सकूं। तो उस हिसाब से मुझे सीएसएस बेस्ट पोस्ट लगती थी और मुझे वो मिल गई, सो आई एम सेटिस्फाइड। तो मतलब आप अपने हिसाब से आपने जो बताया, मतलब आप काफी खुश हैं इस पोस्ट से, है ना। तो चलिए ठीक है, आपने अपना अटेम्प्ट भी जी बताया जी। कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है और आपने काफी अच्छे पोस्ट भी आपको मिली। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्टूडेंट मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको यूपीएससी फिर आप एसएससी सीजीएल, मतलब किस वे में, मतलब आपको सबसे पहले किसने बताया कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। इसकी बहुत ही यूनिक सी कहानी है, क्योंकि मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता लगा जब मैं फेसबुक में किसी पर्सन से रैंडमली चैट कर रही थी। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे जस्ट घर के बगल में एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे से गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा कुछ होता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी। तो मैंने जब की उसके बाद मुझे पता लगा कि ऐसे रेलवेज होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी होता है। तो उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट जैसे जैसे लाइब्रेरी में जो लोग काफी सालों से प्रिपेयर कर रहे थे उनके साथ रहते रहते पता लगा कि हाँ, ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट होती है, मिनिस्ट्रीज में जॉब मिलती है। तो एक होता है थोड़ा सा रुतबा। तो मुझे एसएससी का सही लगा प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल। उसके बाद मैंने इसका सिलेबस देखा और मुझे मतलब मेरे हिसाब से फिट लगा। और एक सोसाइटी में भी होती है गवर्नमेंट जॉब का, हमारे इधर बहुत ज्यादा चलन है। तो उसके लिए भी मैंने इसके लिए फिर प्रिपेयर करना शुरू किया। जी। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए अभी मतलब आपकी सोसाइटी में नहीं, मैं अगर पूरी इंडिया की बात करूं, कहीं भी किसी भी कोने में गवर्नमेंट जॉब का एक क्रेज ही बहुत अलग है, मतलब इमेज बहुत अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है ना, जी। तो मतलब अलग नजरिए से देखा जाता है। तो काफी अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब आपने टेंथ ट्वेल्थ में किस तरीके से क्या स्ट्रीम रही, थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। मैं बचपन से एक स्टूडियस स्टूडेंट रही थी, तो मेरी स्टडी अच्छी रही है काफी। और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, फिजिक्स में ऑनर्स किया है मैंने। ओके ओके, काफी अच्छी बात है।
अच्छा, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? मतलब कैसे आपने स्टार्ट की? कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी बुक कलेक्ट करते हैं, कभी कुछ स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ देखते हैं। तो आपको मतलब कैसे मतलब गाइड मतलब कैसे आपने समझा कि मैं इस तरीके से इस वे में पढूँ, जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके? जी, ये है कि जो लोग पहले-पहले इस फील्ड में आते हैं, तो वो लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करना है, नहीं करना। अभी तो फिर भी यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है गाइड करने के लिए। जब मैंने प्रिपेयर की थी, तो इतनी चीज़ें नहीं थी। तो उस वक़्त आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मुझे अपनी लाइब्रेरी में एक पर्सन मिल गया था, जो कि जिसने पहले से 2-3 साल प्रिपेयर करके रखा था, तो मुझे उससे गाइड काफ़ी अच्छी मिली। बुक्स के बारे में और किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, मॉक्स के बारे में। तो मुझे यही सोर्स था मेरे गाइड का। उसके बाद तो यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ हैं, काफ़ी टीचर्स आने लग गए हैं, तो उसकी वीडियोज़ हैं। और धीरे-धीरे आप जब प्रिपेयर करने लग जाते हैं और सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करते हो, तो आपको खुद ब खुद पता लगने लग जाता है कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है, क्या आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप कभी भी जिसने जो कहा उस चीज़ पर मत जाइए। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सिलेबस के हिसाब से ही चीज़ों को कलेक्ट करिए और जितनी हो सके कम से कम मटेरियल यूज़ करिए और उसको बार-बार रिपीट करिए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब मैंने मतलब जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ और मैं स्टूडेंट से कहीं न कहीं फेस टू फेस बात भी करता रहता हूँ। तो क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट सबसे पहले मार्केट में जाएँगे और स काफ़ी सारी बुक्स को कलेक्ट करेंगे और अपने टेबल पे रखेंगे। मतलब एक ही सब्जेक्ट की 6-6 बुक रखे होंगे, अलग-अलग राइटर की रखे होंगे। तो क्या ये मतलब पढ़ने का सही तरीका है कि मतलब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मतलब 6 बुक पढ़ना सही है या 1 बुक पढ़ना सही है? मतलब आप इस मतलब आपके नज़रिए से बताइए आप? ये तो मैं बोलूँगी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि एसएससी के इतना बड़ा एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए इनफ है। किसी किसी में आपको प्रैक्टिस सेट अलग से लेना पड़ सकता है, तो बस उतना ही है। और आप जितने भी टॉपर्स की वीडियोज़ देखेंगे, जितने भी टीचर्स की वीडियो देखेंगे, तो एक स्टैंडर्ड बुक ही है। मैथ्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है। आप प्रैक्टिस के लिए 1-2 बुक अलग से ले सकते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पर रीच हो जाए, तब जाकर के आप दूसरे बुक उठा सकते हो। बट आप प्रैक्टिस के लिए 3-4 बुक यूज़ करोगे, तो आप बिल्कुल शैटर्ड हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं करेगा वो। तो राइट, इंग्लिश के लिए भी कोई स्टैंडर्ड बुक्स है, तो उतना ही पढ़ना है। और बाकी आप जो प्रिपरेशन करोगे वो आपके मॉक से होगी प्रिपरेशन। जब आपको लगता है कि नहीं ये बुक मैंने बिल्कुल रट्टा मार लिया, फिर आप किसी दूसरे बुक पे जाते हो तो दैट मेक्स सेंस। बाकी आप एक ही बुक को बार-बार पढ़िए दैट इज़ इनफ फॉर एसएससी। उसमें इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट है। उसमें जितना आपको पता है उसको अच्छे से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप पहले एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को समझिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा। मतलब एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने एसएससी सीजीएल के अलावा कोई एग्ज़ाम दिया है? इसके अलावा? मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था 2020 का, तो वो मेरा क्रैक हो गया था, उसकी मेरी जॉब भी लगने वाली थी, मैं जॉइन भी करने वाली थी, बट उसके पहले ही मेरा ये रिज़ल्ट आ गया, तो फिर मैंने उसको जॉइन नहीं किया। राइट, राइट। अच्छा, देखो मोस्टली जो और उसके क्वेश्चंस अलावा होते मतलब हैं। एसएससी के अलावा जी, बोलिए, बोलिए आप अपनी बात जी, कंप्लीट करिए। मैं कह रही थी एसएससी के अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम जैसे बैंक का और रेलवे का इन सब चीज़ों का नहीं दिया है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब स्टार्टिंग से फोकस था एसएससी में ही जाना है और एसएससी में मतलब जॉब लेना है, एसएससी सीजीएल का टारगेट आपका था। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है। जी, मैंने ये भी देखा है ना बहुत सारे क्योंकि ज जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। उनको रेलवे भी देना है, बैंक भी देना है, तो सबका सिलेबस काफ़ी अलग है। तो आपको जो लगता है कि बेस्ट सूटेड आपके लिए जो चीज़ है, सबके अलग-अलग स्ट्रेंथ होते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो लगता राइट, है आप राइट। एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, उसमें आपका विशेष फ़ोकस होना चाहिए। आप अगर 3-4 एग्ज़ाम्स की साथ में प्रिपरेशन करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रैक करना। राइट, राइट। होता क्या है कि मोस्टली जैसे बात करें तो एसएससी एक स्टूडेंट कहीं न कहीं डिफरेंट एग्ज़ाम देता है, तो क्या होता है कि ना तो वो एसएससी का बचता है, ना ही बैंक के लिए।
तो जब उसको नेगेटिव ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी आ जाती है और फिर बोलता है कि अरे मतलब मेरी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई या कुछ यस। ऐसा कहीं कमी रह गई है ना। तो एक ही एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया और मैंने देखा कि मतलब 50% स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है ना वो भरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे एसएससी में जाना है या बैंक में जाना, राइट। अच्छा। राइट। अब बात करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि एसएससी सीजीएल को अगर क्रैक करना है तो मैथ्स और इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। इसके मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इसके पीछे? हाँ। हाँ, क्योंकि अब तक जो भी हम लोग का पैटर्न रहा था एसएससी का, उसके हिसाब से मेंस तो एक बहुत ही मेजर पार्ट था जिसमें कि इंग्लिश और मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा था। तो अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा कर सकते हैं उसको। एक आप जब प्रिपरेशन पर आए, मेहनत करें, हो जाएगा। राइट राइट। जरूरी नहीं कि आपका क्योंकि मतलब एसएससी में एक बेसिक एक बेसिक लेवल का ही इंग्लिश और मैथ्स आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैट लेवल का दे देते हैं या जो भी। तो वो एक बीए का बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन है, जरूरी नहीं है साइंस बैकग्राउंड से हो। मेहनत राइट करनी राइट। पड़ेगी थोड़ी। अभी मेरे साथ एक टॉपर कनेक्ट हुए थे, उन्होंने उनका जो अगर बैकग्राउंड बात करें तो बीए उन्होंने किया था। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ही मतलब कि स्ट्रीम मैथ्स होना चाहिए है ना या इंग्लिश हो तो तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर फोकस करेंगे या उस पर स्टडी करेंगे तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या है। हम कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं मैथ्स, अगर एक मतलब बेसिक से बताना आप कि कोई भी फ्रेशर है जिसकी मैथ्स बहुत वीक है तो वो कैसे किस तरीके से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कैसे मतलब आपने क्या मैथ्स में क्या फॉलो किया, ये आप शेयर करिए। मैं, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी पहले से ही, मेरे 10th में 99 आउट ऑफ 100 थे, तो मेरी बेसिक अच्छी थी हमेशा से। तो मुझे सिर्फ जरूरत थी कि एग्जाम के अप्रोच को यूज करना, कि कैसे मैं, क्योंकि आपने जो 10th तक सीखा है वो आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अलग से सीखनी पड़ जाएंगी चीजें। तो उसके लिए मैंने 3 स्टेप्स में प्रिपरेशन करा था। जैसे मैंने एक चैप्टर पकड़ा, तो बेसिक मैंने जब स्टार्ट किया था तो अभिनय शर्मा सर की जो वीडियो है उस चैप्टर में, जितनी भी वीडियो है वो मैंने देख ली एक बार, उसके नोट्स बना लिए प्रॉपर। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो वीडियोस वो देखते हैं बिल्कुल मूवी की तरह देख लिया और खत्म। आपको वो नहीं करना, आप उसको मैक्सिमम यूज करो उसका। तो मैंने उसको पहले उसकी वीडियो से नोट्स बना ली, उस नोट्स को बार बार देखा, ना कि उस वीडियो को बार बार देखा। नोट्स को बार बार रिवाइज किया एंड देन उस चैप्टर को फिर मैंने एक राकेश यादव पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक आती है, मैंने उससे कर लिया उसको। तो इस तरह से मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं बार बार उस बुक से उस चैप्टर को करूंगी। तो इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर किए और उसके बाद उस बुक को मतलब मैंने 5-6 बार किया है। और मैं बोलूंगी कि जो मैंने प्रिपरेशन में गलती की थी अपनी, मैंने कैलकुलेशन था। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी जो पैटर्न है एग्जाम का मैथ्स का, तो उसमें कैलकुलेशन इज मैंडेटरी। आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो ये मेरा रहेगा। ओके ओके। अच्छा, तो जैसे आपने मैथ्स के लिए बताया तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इंग्लिश के लिए आपने क्या मतलब रूटीन फॉलो किया, क्या आपने कौन सी बुक से पढ़े, तो इंग्लिश के लिए भी आप क्या बोलना चाहोगे? इंग्लिश के लिए मैंने कोई यूट्यूब चैनल स्पेसिफिकली फॉलो नहीं किया था। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो 2 वॉल्यूम की बुक आती है उसको मैंने मतलब बिल्कुल अच्छे से कर लिया। लगभग मैंने उसको तो 50 बार ही कर लिया होगा। उसके बाद एमबी बुक पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होती है, उसको मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके क्वेश्चंस ऐसे हो गए थे कि याद ही हो गए थे बिल्कुल, कि अगर वो रिपीट करे तो मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वोकेबलरी नीतू मैम को करने के बाद भी नहीं हो रही है। तो मेरी भी नहीं हो रही थी। तब मैंने देखा कि जैसे एमबी पब्लिकेशन के सेट के पीछे जो वोकेबलरी दी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी आपको न्यू वोकेबलरी आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, तो वो वहीं से रहता है। एग्जाम में भी वहां से
मैक्सिमम वोकेबलरी वहीं से रहता है। एमबी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप उसको जरूर से अच्छे से करिए बिल्कुल। और मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए और आरसी के लिए नियॉन क्लासेस में एक मैम है, सम बंसल मैम, तो उनका मैंने देखा था और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है इसको, आप उनको देखिए। ये तीनों मैंने बहुत बहुत वीक स्टूडेंट को भी देखा है कि अच्छा हो गया उनके वीडियोस देख करके। तो आप यहाँ से कर सकते हैं उनको। अच्छा, बात करते हैं कि रीजनिंग है। जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं रीजनिंग सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किया या आपने रीजनिंग पे फोकस किया? रीजनिंग, क्योंकि हम जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया था उस वक्त इजी आता था, लेकिन जब 2020 का टाइम आ गया, उससे पहले सीपीयू वगैरह के एग्जाम्स के बिल्कुल ही रीजनिंग का लेवल ही अलग था। तो उस वक्त से मुझे पता लगा कि रीजनिंग को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जी फिर रीजनिंग को प्रिपेयर करना सही से शुरू किया। तो मैंने, मतलब मैंने ऐसे स्पेसिफिक किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था, मैंने जो जो टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती थी मैंने उसको सर्च किया, किसी का भी पहले मिल गया मुझे, मैंने वो देख ली जो भी उसकी ट्रिक्स एंड वो जो भी है, तो फिर वहां से प्रिपेयर किया। और मैंने रीजनिंग के लिए जितने प्रीवियस या रिसेंट के क्वेश्चंस आए हुए, सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, उनको बस धीरे धीरे करके एक दिन में 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन वैसे करना शुरू किया, तो वो मेरा वैसे प्रिपेयर हो गया। लास्ट एक सब्जेक्ट बचता है जीके और जीएस, जिसमें काफी लोग परेशान रहते हैं कि इसमें तो समझ में ही नहीं आता, मैथ से कैलकुलेशन बेस्ड है, चलो सॉल्व हो जाता, फॉर्मूला बेस्ड है। जीके जीएस कैसे कवर किया जाए, आप इसके बारे में बताइए, ये बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन है। मेरी जीके बिल्कुल ही गोल है थी तो मैंने जीके के लिए, मतलब मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, जैसे सबको समझ नहीं आता। तो मैंने लास्ट में क्या किया, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसको लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू कर दी थी तो मेरे पास एनफ टाइम था। तो मैंने उसको पढ़ा ढंग से, और उसके बाद जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे साइंस या केमिस्ट्री है तो आप इसको एक हद तक इग्नोर कर सकते हो। तो जिसका वेटेज मुझे ज्यादा लगा उसको मैंने वीडियो से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि इनसे नहीं छूटने चाहिए क्वेश्चंस अगर आ गए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके में, करंट अफेयर्स, ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए लास्ट 6-7 मंथ्स का, बहुत अच्छे से। मैंने एक राहुल मिश्रा सर है एग्जामो चैनल पर, उनका मैंने वीडियो देखा था, मंथली और डेली वाला भी। तो करंट अफेयर्स मेरे नहीं छूटे थे एक भी। तो बस इतना ही मैंने किया था जीके के। ओके ओके, नहीं काफी मतलब इफेक्टिव आपने जितना भी बताया, अगर देखा जाए मैथ्स या इंग्लिश या रीजनिंग या जीके जीएस का भी बताया जाए, अगर इतना ही अगर सही तरीके से कोई फॉलो कर ले तो जरूर इसका काफी अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जितने भी टॉपर्स हैं उनके पढ़ने का तरीका क्या है, रूटीन क्या है, कि वो एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के कि 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, कोई बोलता है 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन। ये थोड़ा सा क्लियर करिए आप। देखिए, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में अभी और कोई तो काम है नहीं, तो पढ़ना ही है, क्योंकि आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना। तो मुझे तो जब भी वक्त मिलता था मैं पढ़ती थी, मैंने कभी घंटे नहीं देखे कितने घंटे हो रहे, बट हाँ, अप्रोक्स अगर मैं बोलूँ तो 8 आवर्स तो पढ़ना ही है आपको, एक्सक्लूडिंग मॉक्स। मॉक्स के लिए फिर आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से आपको चारों को ढंग से पढ़ना है, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आप जो 4 सब्जेक्ट थे वो एक ही दिन में कवर करते थे, आपका थोड़ा सा मतलब रूटीन क्या था, मतलब या एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ना ऐसा? जैसे रीजनिंग हो गया तो उसको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक है तो आप उसको आधा घंटा दे सकते हो डेली बेसिस पर, एग्जाम तक वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश और मैथ्स ये तो आपको डेली ही करने हैं, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो मैथ्स तो मैं लगभग 3-4 घंटे भी मैं पढ़ लेती थी, इंग्लिश 2-3 घंटे पढ़ लेती थी, और डेली एक मॉक देना। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहता था, और मेरी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी कि ये मेरा मूड के ऊपर डिपेंड करता था कि मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ने का मन कर रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट बिल्ड करना इज इम्पोर्टेंट। आप इंटरेस्ट आपका रहेगा तो आप पूरा दिन झेल लोगे, वरना आप एकदम बना के बैठ जाओगे कि मुझे मैथ्स ही पढ़ना है और आपका मन नहीं कर रहा, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, फिर पूरा दिन ही खराब होने लगेगा आपका।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मेरा तो ऐसा ही था। अच्छा, थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ में जाना चाहूंगा कि आप सुबह उठने वालों में से हैं या मतलब लेट नाइट पढ़ने वालों में से? लेट नाइट पढ़ने वाले से, इनफैक्ट मैं अभी आप 11 बजे की इंटरव्यू थी, मैं सोच रही थी मैं कैसे उठूं। मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन उठना पड़ा। जी। अच्छा, तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर रहता है या एग्जाम नजदीक रहता है तो आप सुबह भी उठ सकते हैं अगर इंटरव्यू के लिए आप उठे हैं तो। आप काम रहने से तो आपको इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि काम रहने से उठना ही पड़ेगा। बट वैसे नॉर्मल डेज में मैं नहीं पाती हूँ। बट आप जॉब वॉब करने के लिए आपको पैसे कमाने तो उठना पड़ेगा। अब तो उठना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा मतलब वो फेस करते हैं कि नर्वस हो जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है और मतलब अगर ऐसा फील हो रहा है तो वो उसको कैसे मतलब दूर कर सकते हैं? मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में, उस वक्त मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जाकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी। और 2019 में मेरे सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी एग्जाम में बैठती थी तो। मतलब एग्जाम में बैठने के बाद 5-10 मिनट तो मुझे स्टेबल होने में लग जाते थे कि हाँ अब क्वेश्चन पे फोकस करना है। वरना ऐसा बहुतों के साथ होता है कि साल भर बहुत पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम डे में जाकर के वो नर्वस हो गए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो फिर उनका बेकार हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ था। मेंस में मैं बैठी थी और ऐसा लग रहा था वैसे युद्ध करने के लिए बैठी हूँ, आमने सामने सब कोई। तो बहुतों के साथ होता है। तो ऐसे बिल्कुल हाथ नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी कि मैं जब एग्जाम देने के लिए बैठी तो एक बहुत ही इजी सा सिलेंडर का जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला जो भी है, तो मैं उसकी जगह पर, इतना इजी सा फॉर्मूला था, मैं उसकी जगह पर कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। मतलब ऐसी गलती मैं कर रही थी। तो ऐसा होता है नर्वसनेस की वजह से। तो आप इसको कंट्रोल इस तरह से कर सकते हो कि पहली बात तो आप ये सोचो ही मत कि आप बहुत कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो, सिंपल सी बात। और आपने साल भर मेहनत की है तो आप जस्ट मॉक्स ज्यादा ज्यादा लगाओगे तो वो आपको प्रैक्टिस करेगा कि एग्जाम में आप रिलैक्स हो। तो आप जाने से पहले एक एनफ अमाउंट ऑफ मॉक्स जरूर लगा के जाओ, ताकि वो और लैपटॉप या कंप्यूटर में ही लगाओ। अगर आपके पास नहीं है तो आप साइबर जाके लगाओ। मोबाइल में लगाओगे और वहां जाके सोचोगे कि आप अच्छे से एक वो कर लोगे, तो वो नहीं हो पाता है। तो वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करिए जो आपको वहां जाकर के बिल्कुल न्यू सरप्राइज सा कुछ ना मिले। तो ये आप करिए जरूर। राइट। अच्छा, आपने मतलब प्री की बात करें तो उससे पहले आपने प्री के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए, आपने कितना फोकस किया मॉक टेस्ट पे? अभी एग्जाम नजदीक है एसएससी सीजीएल का, तो आप अभी क्या बोलना चाहोगे? हार्डली मतलब 10 डेज है, और तो इसमें क्या बोलना चाहोगे? देखिए मैंने जब 2019 का पेपर दिया था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मेरा सिलेक्शन टीयर 3, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा टॉपिक आ गया था और मुझे अनएक्सेप्शनली कम मार्क्स मिल गए थे उसमें। मतलब 40 मार्क्स मिल गए थे। तो मेरा सिर्फ 1.5 मार्क्स के लिए रह गया। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा हो जाएगा, तो मैंने उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने 2020 के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था उसके बाद से। तो जब टीयर 3 का मार्क्स आया और मुझे पता लग गया कि 40 मार्क्स आया, तो मुझे पता लग गया अब सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो मुझे प्री से पहले सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए। तो उस टाइम मैंने हार्डली 10-12 मॉक्स लगाए होंगे और बस मैंने रिवीजन में टाइम दिया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैंने बहुत कम मॉक्स दिए थे। लेकिन मैं बोलूंगी मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट की जो भी मेहनत थी वो इस अटेम्प्ट में मेरी काम आ गई। ओके ओके। तो मतलब लास्ट में मैं एक और भी यही क्वेश्चन कहना चाहूंगा कि आप मतलब अभी जो जिनका एग्जाम है उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि इन 10 दिन के अंदर वो क्या करें? काफी परेशान से हैं स्टूडेंट्स, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट के 10 दिनों में सबसे पहली बात तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कि आप बिल्कुल ही कुछ न्यू लेके बैठ जाओ, न्यू बुक लेकर के आ जाओ। ये सारी बेवकूफी आपको नहीं करनी है। तो आपने जो जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में आपने जरूर कोई नोट्स बनाया होगा, फॉर्मूला के नोट्स बनाए होंगे। तो वो जो चीजें जो आप भूल सकते हो एग्जाम में, फॉर्मूला के नोट्स, क्यूब, स्क्वायर्स, कुछ कैलकुलेशन याद रखना होता है वो,
ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। इंग्लिश में तो आप वोकैबुलरीज वगैरह कर लो, नीतू मैम से जो रूल्स वगैरह है उसको स्पीडली जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद रीजनिंग वगैरह में अगर आपने कुछ नोट्स बना के रखा है कि ये ट्रिक्स काम आ जाती है या कुछ भी फिगर काउंटिंग के लिए, तो वो सब आप एक बार देख लो। जीके जीएस में बोलूंगी कि 10 दिनों के अंदर आप मत करो, करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हो। और लगभग एग्जाम से 4-5 दिन पहले से तो आप मॉक्स देना बंद कर दो। और अभी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के मॉक्स दो, कोई न्यू मॉक्स मत उठाओ, क्योंकि अगर वो टफ निकल गया और आपके कम मार्क्स आ गए तो वो आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो आप अभी प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक्स थे आपने नहीं लगाया, उसको लगाओ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। वहां अगर आप नर्वस हो गए तो आप सब कुछ खत्म कर दोगे। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नर्वसनेस की वजह से खाना पीना तबीयत खराब हो जाती है, तो ये सब भी आपको नहीं करना है। तो इन सब चीजों पे फोकस करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे टीयर सेकंड आपने मतलब कैसे तैयारी की, और लेकिन इस बार ये जो फेस फर्स्ट की बात करें या प्री की बात करें, क्वालिफाई नेचर का है, तो मतलब आपका नजरिया क्या है? मतलब जैसे अभी टीयर सेकंड भी एग्जाम होगा, तो मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए अभी, या इन 10 दिन में ओनली प्री पे ही फोकस करना चाहिए? इस पे थोड़ा सा आप डिस्कस करिए। देखिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप टीयर 1 या टीयर 2 के लिए नहीं करते हैं, आप एक साथ कंबाइंड प्रिपरेशन होती है दोनों की। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और लेकिन हाँ, टीयर 2 से पहले आपको जो करना चाहिए वो आप मॉक्स पर ध्यान दीजिए। टीयर 2 के मॉक्स अलग होते हैं, 2 घंटे आपको बैठने वाला वो जो होता है, तो वो चीज आप प्रैक्टिस करिए। और स्किपिंग का जो आर्ट होता है वो आप जरूर से जरूर, वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने अंदर लाइए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। सो दैट इज इनफ फॉर मेंस। मेंस एंड प्री इज नॉट डिफरेंट, एक ही है, प्रिपरेशन दोनों के लिए सेम ही होती है। तो बस यही क्वेश्चन थे, काफी मतलब आपने मतलब बहुत कुछ बताया और आपने काफी स्ट्रेटजी बताई, मुझे काफी अच्छा लगा। और इसी तरीके से अगर आगे कभी कुछ रहा तो फिर कनेक्ट होंगे, और स्टूडेंट्स के जो भी कुछ डाउट्स आते हैं देखते हैं। और आपने ओवरऑल वैसे काफी एसएससी सीजीएल के बारे में बहुत कुछ बता दिया, मुझे काफी अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और काफी कुछ आपने शेयर किया। तो बस इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा, थैंक यू आपको भी। और आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की और काफी अच्छी पोस्ट मिली, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं आप लाइफ में, बहुत कुछ करें। तो बस थैंक यू यही, सो मच। और इस पे काफी है, इस इट्स इनफ लगता है मुझे। और फिर देखते हैं आगे कभी फिर कनेक्ट होंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।